हेलो स्टूडेंट, तो इस समय आपको बताया जा रहा हूँ कंडक्टर्स। तो सबसे पहले कंडक्टर का डेफिनेशन लिखिए। कंडक्टर्स इज अ मेटल which has infinite number of free electron at each part of conductors। तो कंडक्टर में बोलूँ या मेटल बोलूँ, आप ध्यान रखेंगे दोनों एक ही चीज़ है। अगर लिखता है कि मेटल है तो भी आप कंडक्टर मानेंगे, कंडक्टर है तो कंडक्टर है ही। तो किसी भी कंडक्टर, अगर मैं कहूँ कि कंडक्टर है, ये मार्कर कंडक्टर है बट ये है नहीं, ये मेटल होता, तो मैं कहता इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन्फाइनाइट है। वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस पूरे मेटल में हर जगह अवेलेबल हैं, और अगर कहीं से कुछ इलेक्ट्रॉन हट भी गए तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या अभी भी इन्फाइनाइट है। जैसे मैं कहूँ कि हर जगह इन्फाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, हर जगह। तो फिर एक जगह से थोड़ा इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरी जगह चले गए तो क्या इलेक्ट्रॉन कम हो गए? अरे कुछ कम नहीं हुआ, वहाँ पर अभी भी इन्फाइनाइट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। मेटल हैज़ इन्फाइनाइट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एट ईच पार्ट ऑफ मेटल, एट ईच पार्ट ऑफ वॉल्यूम। रिपीट कर रहा हूँ, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है ये, इसी से सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं और डील होते हैं। राइट डाउन, ओके। मेटल हैज़ इन्फाइनाइट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट ईच डिफरेंशियल वॉल्यूम ऑफ मेटल। ओके, अब आते हैं इससे क्या हुआ। सपोज करो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, इससे मतलब नहीं है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है बाहर का, EXT से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। आपने उठा के इसमें एक मेटल रख दिया, दिस इज द मेटल रख दिया। तो मेटल में इलेक्ट्रॉन तो इन्फाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इस इलेक्ट्रॉन पे ये जो बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड है उस पर फोर्स लगाएगा। किधर लगाएगा? इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन इधर ड्रिफ्ट करेंगे, इस डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्टिंग इस साइड में होगी, इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्टिंग इस साइड में होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। और करस्पॉन्डिंग इधर क्या जाएगा? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, इधर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज इधर आ रहा है, अगर मैं कहूँ कि इस मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो सारे चार डिस्ट्रीब्यूशन से आता है, चाहे वो अंदर भागे हो तो उसके बाद जो अराइज हुआ उससे भी आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ये बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो रहेगा ही। ये जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर देगा, और ये निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी तरफ खींचेगा, निगेटिव चार्ज है ना, अट्रैक्ट करेगा फील्ड के लिए। तो इस पॉइंट पे जो नेट फील्ड बनेगा इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इधर, निगेटिव चार्ज की वजह से इधर, और ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बनेगा इधर, ई एक्सटर्नल इधर। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इसकी एक नया नाम देते हैं, बोलते हैं ई इंड्यूस्ड, ई इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज। ये जो चार्जेस आए हैं ना, ये जो चार्जेस आए हैं इस सरफेस पे आए हैं, इनको बोलते हैं हम लोग इंड्यूस्ड चार्ज। ये जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, इसको बोलते हैं हम लोग इंड्यूस्ड चार्ज, इंड्यूस्ड चार्ज। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड अराइज हुए हैं, इसको हम नाम देते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड्स, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड्स। तो मैं पूछूं कि इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जो ई नेट की वैल्यू होगी वो बराबर किसके होगी? ई एक्सटर्नल फील्ड माइनस ई इंड्यूस्ड फील्ड, ई इंड्यूस्ड। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बराबर हो गया। अब देखिए, तो यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, जब इधर के इलेक्ट्रॉन इधर डिफ करके गए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आया इस किनारे। लेकिन मुझे ये बताइए कि क्या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या घट गई? नहीं। अभी बोला था ना कि हर छोटे छोटे पार्ट में इन्फाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर इलेक्ट्रॉन हट भी गए थोड़े से, इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम हो गया, वहाँ अभी भी बहुत ही इलेक्ट्रॉन है। तो अगर यहाँ पे अभी भी इलेक्ट्रॉन है और यहाँ का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी इसके बराबर है, और ये सपोज करो ई इंड्यूस ई एक्सटर्नल से ज़्यादा है, सपोज करो ई इंड्यूस ई एक्सटर्नल से ज़्यादा है,
इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, अगर ये इससे ज़्यादा है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, और इधर होगा तो इधर के इलेक्ट्रॉन को और इधर भेजेगा, और जितना इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे उतना ही निगेटिव चार्ज बढ़ेगा, उतना ही पॉजिटिव चार्ज भी इंक्रीज करेगा, और जितना ये पॉजिटिव इंक्रीज करेगा ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड भी उतनी क्या होगी, बढ़ेगी। तो जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा उतना ही ये इंड्यूस बढ़ेगा, और जब तक ये वाला इससे ज़्यादा रहेगा तब तक इधर इलेक्ट्रॉन भागते रहेंगे, तब तक पॉजिटिव बढ़ता रहेगा, और इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ के इलेक्ट्रॉन तब तक भागते रहेंगे इधर, तब तक भागते रहेंगे इधर, जब तक कि ई नेट कितना ना हो जाए, जीरो ना हो जाए, ई नेट जीरो ना हो जाए। और एक बार यहाँ का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन फर्दर अवेलेबल जो इलेक्ट्रॉन है उसका मूवमेंट बंद हो जाएगा, क्योंकि उस पर अब नेट फोर्स जीरो हो गया, तो उसकी ड्रिफ्टिंग रुक जाएगी। अब देखिए इससे प्रूफ क्या आता है, ई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ई इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब कि इसमें इलेक्ट्रॉन अपने आप को ड्रिफ्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, और इतना ड्रिफ्ट करेंगे कि जिसकी वजह से यहाँ पे जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रहा है ए इंड्यूस, वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर हो जाए, ताकि फर्दर ड्रिफ्टिंग रुक जाए और यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ठीक है, तो दूसरी बात, जब किसी मेटल को आप किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हो तो इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्टिंग शुरू होती है। तो इलेक्ट्रॉन जब भागते हैं तब तक भागते हैं जब तक ये कंडीशन यूज हो जाए। जब ये कंडीशन आता है तो इसमें कुछ समय लगा, और तो टाइम बहुत ही कम होता है, 10⁻⁸ सेकेंड होता है, -8 अंडरलाइन है, 10⁻⁸ सेकेंड होता है। इसका मतलब मेटल को तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तब तक ई इंड्यूस और एक्सटर्नल बराबर हो गया, और नेट फील्ड क्या हो गया, जीरो। मतलब आप ऑब्जर्वेशन करो उसके पहले ही जीरो, क्योंकि टाइम ही बहुत कम है। 10⁻⁸ सेकेंड मेटल को रखोगे तो 10⁻⁸ सेकेंड क्या है, कुछ तुम क्या एक्सपेरिमेंट करोगे, मतलब मेटल को रखते ही फील्ड जीरो। इलेक्ट्रॉन अपने आप को इतना सो फास्ट रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बोलते हैं इसको रीडिस्ट्रीब्यूट करना। तो लिखिए फर्स्ट थिंग्स आप ध्यान रखेंगे इन मेटल्स, देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, व्हेन अ मेटल इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड्स, electron redistribute themselves as net electric field becomes zero inside metal at each point of metal। पहला पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट, the time taken by electron to redistribute themselves is approximate 10⁻⁸ सेकेंड। इसके पॉइंट था। थर्ड पॉइंट, एट इक्विलिब्रियम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड मेटल एट ईच पॉइंट विल बी जीरो। दिस मीन्स इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट पॉइंट, since electric field at each point inside conductor is zero, this means conductor is behave as equipotential object। This means at each point of conductor, whatever surface or inside, potential will be equal। मतलब कंडक्टर के अंदर के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया, तो इसकी वजह से क्या होता है, एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाता है। इसका मतलब कंडक्टर के हर पॉइंट का पोटेंशियल आपस में क्या होगा, इक्वल। हर पॉइंट का पोटेंशियल इक्वल होगा। मतलब अगर आप ऐसे एक कंडक्टर बनाते हो और मैं कहूँ कि यहाँ पे पॉइंट 1 है, यहाँ पे पॉइंट 2 है, यहाँ पे पॉइंट 3 है, यहाँ पे पॉइंट 4 है, यहाँ पे पॉइंट 5 है, यहाँ पे सरफेस पॉइंट 6 है, तो हर पॉइंट का पोटेंशियल V1, V2, V3, V4, V5, V6 सब इक्वल होता है। मतलब कंडक्टर एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका पोटेंशियल हर पॉइंट पे सेम होता है। गुड। नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखना था आपको, क्योंकि पोटेंशियल हर पॉइंट का सेम है तो सरफेस का भी हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम है।
तो इसमें अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, सिर्फ बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे आता है, और जो सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सरफेस से परपेंडिकुलर होता है। अगर सरफेस से परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तभी तो ऐसे चलने पे पोटेंशियल में चेंजेस नहीं आएंगे। ये मैंने लिखवाया था कि मेटल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो लिखिए थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट मेटल सरफेस, underline a metal surface, electric field at metal surface is always perpendicular to surface, while inside the metal at each point electric field is zero. This means कोई कहे कि 1 पे 3 पे 2 पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1 एट 2 एट 3, मतलब ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की, इट विल बी जीरो। और सरफेस ये E4 है, E5 है, E6 है, यहाँ पे फील्ड हो सकता है, यहाँ पे फील्ड हो सकता है, E5 पे फील्ड हो सकता है, E6 पे फील्ड हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है। और अभी के लिए हम ध्यान रखेंगे, ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी में मैं यहाँ बनाने जा रहा हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान रखना यार, ठीक है, मेटल पे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। वो ये कि अगर इस तरीके से मेटल है, तो इसको आप थोड़ा ऐसे बना लीजिए, इस तरीके से ऐसे ऐसे बना लिया, तो देखिए मेटल के सरफेस पे चार्ज डेवलप होते हैं बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। मेटल के सरफेस पे चार्ज डेवलप होते हैं, इसकी वजह से चार्ज डेंसिटी आ जाती है। तो मान लीजिए यहाँ की चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है, यहाँ की चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 है, और ये पॉइंट 1 है सपोज करो, ये पॉइंट 2 है, और ये पॉइंट सपोज करो 3 है, ये है, और यहाँ की चार्ज डेंसिटी सिग्मा 3 है। तो हम एक ये पूरा मेटल है, तो हम एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो चार्ज डेंसिटी है इट इज़ प्रपोर्शनल टू 1/, रेडियस ऑफ कर्वेचर। मतलब जो चार्ज डेंसिटी अराइज होती है, इस कर्वेचर का रेडियस कितना है, ये रेडियस कितना है इस कर्व का, क्योंकि हर छोटा पार्ट किसी न किसी सर्कल का आर्क है, हर छोटा पार्ट किसी न किसी सर्कल का आर्क है, तो आर्क है तो उसका एक रेडियस आएगा। तो यहाँ की चार्ज डेंसिटी यहाँ के रेडियस की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यहाँ की चार्ज डेंसिटी यहाँ के रेडियस की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यहाँ की चार्ज डेंसिटी यहाँ के रेडियस की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये कंडीशन हमेशा होल्ड करता है, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट सेम आता है अगर ये एक ही तरह का मेटल है तो। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू 1/r। अगेन करो, याद करना है, सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि बताओ इन सिग्मा 1, सिग्मा 2 और सिग्मा 3 में कंपेयर करो, कौन ज़्यादा कौन कम है, तो जिसका R ज़्यादा होगा उसका सिग्मा कम होगा, यूनिवर्सली। तो ये इस सरफेस का R ज़्यादा है, देखो, क्योंकि ये फ्लैट है ऐसे ऐसे और ऐसे। जितना एक ऐसे ऐसे करोगे रेडियस क्या होगा, घटता, देखो रेडियस कम हो रहा है, जितना ऐसे ऐसे करोगे ऐसे ऐसे रेडियस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, मैक्सिमम हो गया। जितना कर्व रेडियस उतना कम, जितना फ्लैट रेडियस उतना ही ज़्यादा। तो यहाँ का जो रेडियस वो ज़्यादा है, इसका मतलब कि सिग्मा 3 सबसे कम होगा। अच्छा, इसमें अगर तुम सही से देखो ना, इसमें तो ये कर्व कुछ इस तरीके से है, ऐसे ऐसे ऐसे, और ये थोड़ा हल्का सा फ्लैट है, मतलब इससे तो कम ही है, तो ये हल्का सा ऐसे, ये 2 था। तो इसमें कोई क्या है, तो ये सबसे कम है, क्योंकि देखो ये ज़्यादा कर्व ऐसे है, ये थोड़ा सा कम कर्व है, हल्का सा ऐसे है। तो यहाँ का डेंसिटी R बहुत कम, तो सिग्मा बहुत ही ज़्यादा, तो इसके बाद सिग्मा 2 होगा, और सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी होगी, 1 की। तो इस कर्व को देख के हम क्या बता सकते हैं, हम ये बता सकते हैं कि इसकी चार्ज डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद यहाँ होगी, उसके बाद यहाँ होगी। इसकी ज़्यादा क्यों, क्योंकि यहाँ का R सबसे कम है। ये आपका एक प्रॉपर्टी होगी। इसी में अगली प्रॉपर्टी आप क्या रखेंगे, अभी लिखे थे 1, 2, 3, इनका पोटेंशियल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि मेटल एक ऐसा ऑब्जेक्ट है कि उसके हर पर का पोटेंशियल इक्वल होता है। अगला पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखना। अब बात आती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। किसी भी कंडक्टर सरफेस के जस्ट बगल में इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन आपको याद करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर is sigma upon epsilon. It is always true, always on conductor, whatever happen, but it will be true.
किसी भी कंडक्टर पे पूछे कि जस्ट बगल में इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, जस्ट बगल में, आंसर इज सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा क्या है? जस्ट बगल वाले सरफेस का चार्ज डेंसिटी है। सिग्मा क्या है? जस्ट बगल वाले सरफेस की चार्ज डेंसिटी है। E इक्वल्स टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। E इज इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट नियर द सरफेस, देखिए वेयर E इज इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट नियर द सरफेस एंड सिग्मा इज चार्ज डेंसिटी ऑफ दैट सरफेस। जस्ट बगल वाला चार्ज देखेंगे, यानी अच्छा वहाँ कितना है, अरे रह रहे हो इंडिया में, बात करोगे वैसे की, ठीक है गुड। अगर कोई पूछे कि सरफेस 2 है, इसके इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, ये है E2, तो E2 क्या लिखेंगे? सिग्मा 2 अपान एप्सिलॉन नॉट। इसके जस्ट बगल में ये नहीं, ये एकदम ना इसमें से दूरी ना अप्रोचिंग जीरो होता है, बहुत ही कम होता है। आपको दिखाने के मैं थोड़ा दूर दिखाया है तो बहुत कम होता है। तो यहाँ के इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली कोई पूछे इसके जस्ट बगल में यहाँ पे हवा में बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये वाली, तो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज E1 एंड E1 इज सिग्मा 1 अपान एप्सिलॉन नॉट। कोई पूछे इसके जस्ट बगल में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, तो दिस इज E3 एंड E3 इज इक्वल टू सिग्मा 3 अपान एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। मतलब मेटल सरफेस के जस्ट बगल में कोई आपसे पूछता है इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, तो आप क्या कहेंगे? सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा क्या है? जस्ट नियरेस्ट सरफेस की चार्ज डेंसिटी है। ये जस्ट बगल, जस्ट बड़ा अच्छी लाइन है, अंडरलाइन। तो चूंकि सिग्मा का रिलेशन पता है, तो कोई पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन है, तो निकाल लो, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट तो हर जगह सेम है। यहाँ से आप चाहो तो इस चीज़ को याद रखो, यहाँ से कमेंट कर सकते हो कि E1 इज ग्रेटर देन E2 इज ग्रेटर देन E3, ये होल्ड करेगा। भाई सिग्मा 1 ज़्यादा है तो वहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी, सिग्मा 2 बीच में तो इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में होगी, सिग्मा 3 सबसे कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे कमेंट कर दिया। तो ऐसे ही बना के मेटल आपको कहेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड में कंपेयर करो, चार्ज डेंसिटी में कंपेयर करो, पोटेंशियल में कंपेयर करो, तो आप क्या कहोगे? पोटेंशियल हर जगह सेम, चार्ज डेंसिटी 1/r के रेशियो से निकाल लोगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट के सहायता से निकाल लोगे। गॉट इट? करेक्ट मेटल है, यहाँ पे चार्ज क्यू रख दिया गया। चार्ज क्यू रखने के बाद कह रहा है कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड में कंपेयर करो, चार्ज डेंसिटी में कंपेयर करो, पोटेंशियल में कंपेयर करो। और एक चार्ज यहाँ पड़ा हुआ है, इस चार्ज की वजह से क्या होगा? ये पॉजिटिव चार्ज है ना, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो इससे यहाँ पे निगेटिव चार्जेस डेवलप हो जाएंगे और सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो कोई पूछे कि इस 1 के का पोटेंशियल और 2 के पोटेंशियल में क्या डिफरेंस है? पोटेंशियल इक्वल होगा। और डेंसिटी में तो 2 पे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है देखिए वो ज़्यादा कम है, और 1 पे फ्लैट है तो ये ज़्यादा रेडियस है। तो 1 पे रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर ज़्यादा है तो डेंसिटी क्या होगी? कम होगी। तो 1 की डेंसिटी कम होगी जबकि यहाँ की डेंसिटी ज़्यादा होगी। अब बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड में यही रिलेशन, क्योंकि एक बार डेंसिटी बढ़ गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगी। ये क्लियर, ठीक है। अब एक प्रॉपर्टी और है कंडक्टर की। देखो कंडक्टर की एक खासियत होती है, आपको हमेशा ध्यान रखना ये कि अगर किसी चार्ज को आप कंडक्टर के अंदर प्लेस करते हो, तो क्या करता है? इसके फ्री इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है और पास वाले सरफेस पे निगेटिव चार्ज डेवलप कर दिया और बाहर वाले सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर देता है, ऐसा डेवलप कर दिया। अब ये यूनिफॉर्म होगा कि नॉन यूनिफॉर्म, ये मैं नहीं जानता, कुछ भी हो सकता है। सिमिलरली यहाँ पे यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म, ये अभी मैं एक बात नहीं कर रहा हूँ, जब मैं इसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। तो ये क्यू है, तो ये जो निगेटिव चार्ज आता है ना, इसकी वैल्यू -q के बराबर होती है। प्रूफ करता हूँ, देखिए मान लीजिए वैल्यू -q1 के बराबर है, q1 के बराबर, तो ये जो होगा वो तो +q1 के बराबर होगा। क्यों भाई? ये जो मेटल था वो पहले से न्यूट्रल था। लेट्स दिस मेटल इज इनिशियली न्यूट्रल एंड यू प्लेस अ चार्ज q इनसाइड द कैविटी ऑफ मेटल। कोई लकड़ी रख दिया कैविटी के अंदर और लकड़ी पे एक चार्ज रख दिया ताकि नॉन कंडक्टर लकड़ी रहे ना, ये नहीं कि उससे भाग जाए चार्ज। तो अगर यहाँ पे चार्ज क्यू रखे हैं तो यहाँ पे -q डेवलप होगा, पॉजिटिव चार्ज के बदले में निगेटिव चार्ज डेवलप होगा, और जितना निगेटिव उतना ही से पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि मेटल न्यूट्रल था और चार्ज हमेशा कंजर्व होता है। तो अगर मैं न्यूट्रल हूँ और इधर मान लो निगेटिव चार्ज आ गया तो यहाँ पे उतना ही क्या आएगा? पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर से भागा, तो इधर से अगर 10 इलेक्ट्रॉन आए तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन का निगेटिव, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव। तो मेटल की सरफेस पे अगर निगेटिव -q1 आएगा तो ऊपर क्या आएगा? +q1। अब इस q और q1 में रिलेशन चाहिए,
जबकि कैविटी चारों तरफ से क्लोज्ड है। तो मैंने क्या किया, इसमें मैंने एक गॉसियन सरफेस रखी, ऐसे गॉसियन सरफेस रखी, ये जो है ना दिस वन गॉसियन सरफेस, ये है गॉसियन सरफेस, गॉसियन 3 डायमेंशनल सरफेस सेलेक्ट किया, गॉसियन 3 डायमेंशनल मैंने सरफेस सेलेक्ट किया ऐसा, ठीक है। अब देखिए, तो मेटल के अंदर के तो हर पॉइंट पे, मेटल के अंदर के तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ अगर कोई पूछे कि इस सरफेस से कितना फ्लक्स लिंक होगा, आंसर इज जीरो, आंसर इज जीरो। क्यों? क्योंकि हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। अगर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो फ्लक्स क्या आएगा, जीरो। ई डॉट डी एस होता है, ई डॉट डी एस, जब ई जीरो तो ई डॉट डी एस जीरो, हर पॉइंट पे ई डॉट डी एस क्या आएगा, जीरो आएगा, तो फ्लक्स हो गया जीरो। तो नेट फ्लक्स इज जीरो इज बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। तो गॉस लॉ में नेट फ्लक्स क्या होता है, क्यू इंक्लोज्ड, क्यू इंक्लोज क्या है, इतने सरफेस के अंदर चार्ज इंक्लोज क्यू और माइनस क्यू बना है, तो क्यू माइनस क्यू बने, चार्ज इंक्लोज हो गया अपान एप्सिलॉन नॉट। तो गॉस लॉ लगा दी कि नेट फ्लक्स इक्वल्स टू क्यू इंक्लोज अपान एप्सिलॉन नॉट, फ्लक्स जीरो है। क्यों? क्योंकि मेटल के अंदर के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, और मैंने गॉसियन सरफेस अंदर सेलेक्ट कर ली समझने के लिए। अब इसको इधर भेजिए, तो यहाँ से क्यू और क्या आ गया, Q1। इसका मतलब कि जितना पॉजिटिव मैग्नीट्यूड का चार्ज यहाँ पे है उतना ही निगेटिव का चार्ज यहाँ डेवलप होगा, और अगर यहाँ पे माइनस Q1 होता तो यहाँ पे प्लस Q डेवलप होता, इक्वल और अपोजिट चार्ज डेवलप होता है। तो अगर ये Q है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको प्लस, सॉरी इसको माइनस Q लिखोगे, अगर ये माइनस Q है तो क्या हो जाएगा, प्लस Q हो जाएगा, बिकॉज ऑफ गॉस लॉ। तो लिखिए इस प्रॉपर्टी, लिखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इनसाइड कैविटी इफ अ चार्ज Q is placed, then at cavity inner surface negative charge of minus Q is developed and corresponding positive charge Q is developed at outer surface of cavity। ये ध्यान रखना है। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पे अगर मान लो ऐसा कोई कहे कि एक मेटल है, यहाँ पे किसी ने Q1 चार्ज डेवलप कर दिया, और ये शेल है जिसका थिकनेस बहुत ही कम है, शेल है, तो सेल के 2 सरफेस हो गए, एक अंदर वाला एक बाहर वाला। तो अगर यहाँ पे आपने Q1 रखा तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस Q1, और आउटर पे क्या आएगा, प्लस Q1। तो चार्ज इस तरीके से डेवलप हो गए मेटल के अंदर, कि अगर एक कैविटी, एक शेल है जिसका थिकनेस कितना भी कम क्यों ना हो, इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत बड़ा ही है, तो अगर यहाँ पे आपने Q1 डेवलप किया है तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस Q1, और करस्पॉन्डिंग ऊपर क्या आएगा, प्लस Q1। ठीक है, तो इसको आप कॉपी कर लेंगे। अगला ठीक है, अगर मान लीजिए यही इस तरीके से होता है, 2 कॉन्सेंट्रिक शेल होता है, एक ये और एक बाहर, आपको यहाँ पे Q डेवलप कर दे, रख दे, तो यहाँ पे माइनस Q डेवलप होगा अंदर वाले सरफेस पे, बाहर वाले पे प्लस Q। अब देखिए क्या, अब मेरा हाथ जो है, देखिए अब जो मेरा हाथ है और शेल है, तो यहाँ पे माइनस Q डेवलप हुआ, तो यहाँ पे प्लस Q डेवलप होगा। अब ऊपर भी एक शेल है, ऐसे शेल है, तो यहाँ पे प्लस Q, तो इसके जस्ट बगल में इस सरफेस पे माइनस Q, और जस्ट ऊपर प्लस Q। इसका मतलब ये हो गया कि अगर यहाँ पे प्लस Q डेवलप है तो इसके आउटर सरफेस के इनर सरफेस से माइनस Q, और एकदम बाहर वाले पे प्लस Q। इस तरीके से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप अंदर चार्ज डेवलप कर रहे हैं तो चार्ज धीरे धीरे इंड्यूस हो के कहाँ जाएगा, सबसे बाहर आ जाएगा। तो मेटल के अंदर जब चार्ज रखते हैं तो चार्ज रिसाइड हो कहाँ जाता है, सरफेस पे आता है। लिखिए स्टेटमेंट, इफ अ चार्ज Q is placed inside a cavity, then with the help of induced charges this charge reside at outer surface। ओके, मतलब हर अगर ऐसा सरफेस है मेटल में तो यहाँ पे अगर प्लस Q है तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस Q। ये ध्यान रखना, शेल के केस में हमेशा ऐसा होगा, चाहे वो कॉन्सेंट्रिक हो या कॉन्सेंट्रिक ना हो, या ये थोड़ा सा अजीब सा सेल हो, बट कैविटी है तो ऐसा होगा। ठीक है, ओके। इसकी अगली प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। ये भी एक प्रॉपर्टी बहुत अच्छा है। ये 2 पैरेलल प्लेट्स ऐसे रखेंगे, 2 पैरेलल प्लेट, ये भी मेटल का है, ये भी मेटल, ये भी कंडक्टर, ये भी कंडक्टर। अगर यहाँ पे किसी ने कहा है कि यहाँ पे चार्ज Q डेवलप कर दिया,
तो बताइए इस सरफेस कितना आएगा, लेट्स दिस इज -q1, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो इसके इलेक्ट्रॉन की तरफ खींचेगा तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, ठीक है। ये मान लो Q डेवलप हुआ, क्या फर्क पड़ता है, मैथमेटिक्स एडजस्ट कर लीजिए। अब एक गॉसियन सरफेस मैंने ऐसे सेलेक्ट किया, ऐसे सेलेक्ट किया। अगर इस ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये पैरेलल प्लेट्स के बीच का गैप बहुत ही कम होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप ऐसे दिखाएंगे इस तरीके से। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन पर नहीं खींचेगा, तो काले से निगेटिव चार्ज आएगा, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव अपनी तरफ खींचेगा, ये पॉजिटिव ऐसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऐसे आएगी ऐसे। अब गॉसियन सरफेस आपने ऐसे सेलेक्ट किया ऐसे, मतलब क्यूब है इस तरीके, ऐसे ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे, फिर ऐसे है, और एक सरफेस ऐसा क्यूब है। तो कोई पूछे कि इससे कितना फ्लक्स लिंक्ड होगा, नेट फ्लक्स 0 आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फ्लो होता नहीं है, तो वहाँ पे फ्लक्स आएगा नहीं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लो होता नहीं है तो यहाँ पे फ्लक्स आएगा नहीं। और इस सरफेस पे इसलिए नहीं आएगा क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस सरफेस के पैरेलल है, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सरफेस के पैरेलल हो गया तो क्या वो फ्लक्स लिंक करेगा? एकदम नहीं करेगा। सिमिलरली यहाँ भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस सरफेस के पैरेलल है, अगर पैरेलल है तो फ्लक्स लिंक नहीं करेगा। तो ना इस सरफेस से करेगा, ना इस सरफेस से करेगा, ना इस सरफेस से, ना इस सरफेस से, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, पैरेलल आ रही है, सरफेस के पैरेलल बन रही है। और यहाँ पे पैरेलल तो नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे है, बट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस दोनों सरफेस के बीच में है, जबकि ये सरफेस इस कंडक्टर के अंदर है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा। तो जो अंदर सरफेस है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इसलिए फ्लक्स 0 है, और जो बीच में आ रहे हैं उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल हो जा रहा है, इसलिए फ्लक्स 0 है। तो विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ अगर हम पूछें कि इससे कितना फ्लक्स लिंक होगा, तो आंसर इज 0 इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस सरफेस से नेट Q इनक्लोज क्या है, Q प्लस Q1 है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से क्या प्रूफ हो गया, Q1 बराबर -Q। इसका मतलब ये हो गया कि अगर यहाँ पे चार्ज Q है तो यहाँ पे क्या होगा, -Q, एकदम इक्वल अपोजिट डेवलप होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मेटल के केस में, दो पैरेलल प्लेट के केस में, अगर यहाँ पे +Q है तो इसके जस्ट अपोजिट -Q आएगा, ऐसे यहाँ +Q तो यहाँ -Q, इधर से कोई मतलब नहीं है, इधर से कोई मतलब नहीं है, अपोजिट सरफेस पे यहाँ पे +Q तो ठीक सामने वाले पे -Q, ठीक सामने अंडरलाइन है, यहाँ पे +Q तो यहाँ पे -Q, ये डेवलप होता है। बात समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? जैसे सपोज करो मैं ऐसे दिखाता हूँ एक एग्जाम्पल्स। मान लीजिए मैं ऐसा है, फिर इस तरीके से, फिर ऐसे है। अगर यहाँ पे क्यों Q डेवलप होगा तो यहाँ क्या डेवलप होगा, -Q। और अगर ये मान लो न्यूट्रल होता, सपोज करिए शुरू से ही न्यूट्रल होता, यहाँ पे +Q तो यहाँ पे -Q। जब ये न्यूट्रल है और यहाँ -Q आ गया तो यहाँ पे +Q आएगा, क्योंकि इधर इलेक्ट्रॉन भागा है, तो यहाँ पे -Q तो यहाँ पे +Q। और ये एक दूसरे का अपोजिट सरफेस है, अगर अपोजिट हो गया तो सीधे इसका अपोजिट यहाँ पे आएगा, इट इज -Q। और अगर ये न्यूट्रल है, तो यहाँ क्या आएगा, +Q। और अगर ये भी न्यूट्रल है तो यहाँ भी क्या आएगा, -Q। तो ये डेवलप होता है, मतलब आमने सामने के सरफेस पे चार्जेस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इससे मतलब नहीं है ये और ये अलग अलग हो सकता था, डिपेंडिंग ऑन कि न्यूट्रल है कि नहीं। अगर मान लो यहाँ पे टोटल Q चार्ज होता, क्वेश्चन में कहता है कि सरफेस पे टोटल Q चार्ज है, यहाँ पे -Q है, तो यहाँ बताइए, तो इसमें से घटाना पड़ता था, यहाँ पर आता है कैपिटल Q -Q। बट कोई कहता है कि इस पे चार्ज मान लो Q1 लिख लेते हैं, इस पे Q2 चार्ज है, तो ये Q है तो हर हाल में -Q होगा, ये Q है तो हर हाल में -Q होगा। लेकिन यहाँ का जो चार्ज आएगा वो Q2 में से -Q घटा के आएगा, तो Q2 में से जब ये घटाएंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, ये बनेगा। और यहाँ का जो चार्ज होगा वो एग्जैक्टली इसका अपोजिट होगा, इसका एग्जैक्टली अपोजिट, मतलब -Q2 -Q होगा। और यहाँ का चार्ज अगर ये न्यूट्रल है तो फिर इसका इसी का प्लस होगा, क्योंकि आइसोलेटेड है ना, तो दोनों का सम क्या आएगा, 0। और यहाँ पे अगर पहले इसको चार्ज होता तो उस चार्ज में से इसका हम क्या करते, घटाते, वो यहाँ पे डेवलप होता। मतलब मैं बताना चाहता हूँ कि दो पैरेलल प्लेट के केस में एक अपोजिट सरफेस से जो चार्जेस डेवलप होते हैं वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन साइन, ये ऑलवेज होता है। तो आपको दो चीज़ें बताया कि कैविटी के अंदर चार्ज जो Q होता है तो एकदम सामने वाले में -Q आएगा, फिर ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर पहुँचेगा। पैरेलल प्लेट के केस में मैंने बता दिया, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सिखा दिया। मेटल केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, आपको ध्यान रखना, ओके। बाकी मैं आपको अभी कराता हूँ।